नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान में। आज खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2 टाइम के एमपी हैं, एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड विजेता रहे हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं और 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने हासिल किए हुए हैं और 2013 से पॉलिटिक्स में हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। राठौड़ साहब, हम राजस्थान से आते हैं। राजस्थान जहाँ पर बच्चा पैदा होते ही वीरता की कहानियाँ सुनता है। माना जा सकता है कि आपने सेना वो कैरियर अपना उसी वक्त चुन लिया होगा अपने स्कूल टाइम में ही, तो आप वहाँ सेना में गए। वहाँ से आपने पॉलिटिक्स में आने की कैसे सोची? देखिए, मेरी 4 पीढ़ियाँ, अगर मैं गिनती कर सकूं पीछे, तो 4 पीढ़ियाँ मेरी सेना में रही हैं। मेरे परदादा ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा, मेरे दादाजी ने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, मेरे पिताजी 65 और 71 की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और फिर मुझे मौका मिला कश्मीर में भारत की सेना में रहकर ऑपरेशंस करने का। देखिए, सेना में रहा, बचपन से सेना देखी थी तो देश के लिए लड़ा। उसके बाद खेलने का मौका मिला तो तिरंगे को लेकर देश के लिए लड़ा। और ये जो लड़ाई है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, ये तो ऐसी है जहां पर हमें देश के अंतिम व्यक्ति, सबसे कमज़ोर व्यक्ति को मजबूत बनाना है। तो ये लड़ाई तो अभी जारी है। तो राजनीति में भी आकर देशवासियों के लिए और नागरिकों के लिए जो लड़ाई लड़नी है, वही लड़ाई अभी लड़ रहा हूँ। ये तो परिस्थितियाँ होती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। उससे पहले कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में खेल भी पाऊँगा। नाम तो बहुत दूर की बात है। तो परिस्थितियाँ और किस्मत और अवसर जिस तरह से आते गए, उस तरह से उस परिस्थिति में अपने निर्णय लेता गया। लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो करना है इस देश के लिए करना है। तो फिर सेना का बैटल ग्राउंड, कश्मीर का बैटल ग्राउंड आपने बताया, फिर वहाँ से डबल ट्रैप की शूटिंग की रेंज और अब सियासत का मैदान जी। अपने इस पूरे सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं? नेतृत्व का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो लीडरशिप होती है वो आपको इंस्पायर करती है। आपके जीवन में इंस्पिरेशन जब होती है, उस रास्ते पे आपको चलने का मन करता है, एक विश्वास बन जाता है। सेना में भी वही हुआ, बहुत ज़बरदस्त लीडर्स थे। खेलों में भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छे आइकॉन्स थे, उन जैसे बनने की आप कोशिश करते हैं। सेना में हमें सिखाते थे कि आप जो चीज़ बदल सकते हो उसे तुरंत बदल दो। आप कोई चीज़ ऐसी देख रहे हो जो गलत हो रही है और नहीं बदल सकते, तो अपने सुपीरियर सीनियर को बता दो। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो बदलनी चाहिए, नहीं बदल रही, सीनियर को बोलने पे भी नहीं बदल रही, तो खुद जब उस पोजीशन पर लिख लो और जब खुद उस पोजीशन पे आओ तो बदल दो। लेकिन राजनीति में तो सब सिस्टम के हो जाते थे। आज एक ऐसा व्यक्ति, 2014 में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आशीर्वाद आया भारत में, एक व्यक्ति के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो सिस्टम का बनने से जिसने इनकार कर दिया। जब उन्होंने नारा दिया कि देश की दिशा और दशा बदलेंगे, तो वो उनके अंदर एक संकल्प था। तो ऐसी लीडरशिप को देखकर एक मन में विश्वास हुआ कि हाँ, ये हमारे लिए एक अवसर है इस जीवन में। और जब मैं हम बोलता हूँ, हर नागरिक उसमें शामिल है, कि क्योंकि एक सबका प्रयास भी चाहिए होता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही है। तो एक हमारे पास एक ऐसा अवसर आया है कि हम इस समय, इस समय इस धरती पर चल रहे हैं जब हमें इस देश की दशा और दिशा बदलने का एक अवसर मिला है। तो हर भारतीय इस बात में शामिल है। तो फिर मैं दूर कैसे रह सकता था? देश में जब आपको शूटिंग में कामयाबी मिली थी, वो पहला मौका था जब देश ने देखा था कि हाँ, शूटिंग में भी कुछ किया जा सकता है और हमारे यहाँ पर से ऐसे परफॉर्मेंस निकल सकती है। तो एक तरह से उस कामयाबी के बाद शूटिंग को पंख लगे। आप शूटिंग की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें खिलाड़ी खूब पैदा हुए। आप खेलो इंडिया जैसे एक बड़े ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव से भी जुड़े रहे हैं। तो देश में खेलों के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? 2014 से पहले और 2014 के बाद एक पैराडियम शिफ्ट आया, एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं पूरा फेरबदल हुआ खेलों में भी। मुझे नहीं लगता कोई अपने, अब जो खिलाड़ी वाला मेरा जीवन है उसमें मुझे याद हो कि कोई प्रधानमंत्री के लेवल पे किसी को इतनी दिलचस्पी हो, इतना इंटरेस्ट हो कि मैं खिलाड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ।
खिलाड़ी को क्या पसंद है खाना, वो मैं जानना चाहता हूं। तो 2014 में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ओलंपिक टास्क फोर्स लगाई और उसमें सारे विशेषज्ञ उसमें रखे, जिन्होंने 2-3 महीने के बाद पूरी एक रोड मैप दिया। उसके बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम शुरू हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम क्या है आपके सुनने वालों के लिए, कि जो एलीट खिलाड़ी हैं, मतलब खिलाड़ियों में भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं, जो पोटेंशियल क्षमता रखते हैं ओलंपिक पदक जीतने की, आप उनको और अलग से ट्रेनिंग दीजिए, बिल्कुल टेलर मेड ट्रेनिंग दीजिए। टारगेट ओलंपिक पोडियम में आपकी जो जरूरत है वो आपका जो पर्सनल मैनेजर है वहां पर वो उसको पूरा करेगा। इक्विपमेंट हुआ, ट्रेनिंग हुआ, कोचिंग हुआ, टिकट बदलने का काम हुआ, सारा कुछ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू करा बिल्कुल एलीट लेवल पर। और यहां तक वो गए, उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंदर खिलाड़ी हैं, तकरीबन 200 खिलाड़ी रहते हैं अप्रॉक्सीमेट, उनको 50,000 रुपये प्रति माह देते हैं। और अचंबा आप करेंगे कि बहुत सारे खिलाड़ी मेरे पास उस समय आए कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा, हमारे माता पिता बोलते थे कहाँ तू शुरू कर हो गया या हो गई ये खेल में, घर में पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब छोड़ो। अब वो पीठ थपथपा के बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, क्योंकि उस जेब खर्च से कईयों का घर भी चल रहा है। तो जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसे समय जब स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई और खेलों का प्रेशर होना चाहिए, एक ऐसे समय आप उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक अपॉर्चुनिटी दीजिए खेलने का। वहाँ से खेलो इंडिया शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बिल्कुल माहौल बनता है, 4 स्टार होटल में रहते हैं, हवाई जहाज या सेकंड एसी से आते हैं। मुझे याद है हम तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में टॉयलेट के डब्बे के सामने बैठे हुए आते थे और स्कूल के अंदर बेंचें जोड़ के उसके ऊपर सोते थे। लेकिन अब बदलाव देखिए, और लाइव ब्रॉडकास्ट होता है 100 घंटे का हाई डेफिनेशन टीवी के ऊपर। हीरो बनते हैं वहां पर उस समय, और वो उस समय का हीरो बना हुआ आगे चल के चाहे बैंक में जाए, चाहे सरकारी नौकरी में जाए, चाहे जर्नलिस्ट बने, लेकिन उसमें एक भावना बन जाती है ना, खेल की भावना, देश की भावना बन जाती है। तो वो एक माहौल शुरू करा और वहां से हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है उस एज में, 1000 खिलाड़ियों का, और उनको वहां पे स्कॉलरशिप दी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्पॉन्सरशिप तो आपको तब मिलनी शुरू हो जाती है जब आप ओलंपिक पदक जीतते हो, या लेकिन इस समय कौन देगा आपको स्पॉन्सरशिप? मतलब इस समय भारत की सरकार देगी। तो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष 8 साल तक के लिए लगातार, ये उन 1000 खिलाड़ियों को मिलता है। और आज की तारीख में करीब 5-6 हजार खिलाड़ियों को ऐसा मिल रहा है। तो ये एक तैयार हो रही है नर्सरी, जिस नर्सरी से आगे देश के लिए चैंपियंस निकलेंगे। ज्योग्राफी अगर आप देखें तो हरियाणा और मध्य प्रदेश के बीच में है, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि तो हरियाणा तो मजबूत होता जा रहा है, जीतता जा रहा है, मध्य प्रदेश मजबूत हो जा रहा है, यहां क्या हवा ऐसी चल रही है क्या जो राजस्थान में कमजोरी आ रही है? राजस्थान के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, राजस्थान के अंदर बास्केटबॉल, मतलब हमारी राजस्थान की टीम भारत की टीम बनती थी। शूटिंग, घुड़सवारी, आर्चरी, कौन सा गेम राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता? लेकिन आपको नर्सरी तो तैयार करनी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटी तो तैयार करनी पड़ेगी। आप उसी के अंदर राजनीति कर रहे हैं, उसी के अंदर आपने 2-3 लोग ऐसे बिठा दिए जिनको आपको रेवड़ी बांटनी है, तो फिर राजस्थान में खेल कैसे हो सकते हैं? चलिए, खेल के बाद राजनीति की बात करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, खेल के बाद अब बात करते हैं राजनीति के मैदान की। राजस्थान में अगले साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी में है? देखिए, राजस्थान के अंदर जैसे थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, क्षमता, पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। और जब युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता, जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाता, जिस भरोसे से जनता ने जिस किसी भी पार्टी को एक अवसर दिया हो सेवा करने का, जब वो सेवा ना करके वो सत्ता के नशे में अपनी ही सुरक्षा और अपने ही इंटरेस्ट पे काम करे, तो वो राजस्थान के साथ धोखा है। देश का पैसा जो नागरिकों के लिए लगना चाहिए, जो बुनियादी जरूरतें जैसे स्वास्थ्य, पीने का पानी या जमीन को पानी पिलाना, नदियों से नदियां जोड़ने का केंद्र सरकार के साथ टीम की तरह मिलकर काम करने की जो बात है, मतलब महिलाओं की मुझे शर्म आती है ये कहते हुए। और दिल्ली में जब होता हूं तो लोग अक्सर सवाल करते हैं, क्या राजस्थान में क्या हो रहा है? हम महिलाओं के उत्पीड़न के अंदर आज देश में नंबर 1 है। और ये भाजपा का आंकड़ा नहीं है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। बयान क्या आ रहे हैं?
इनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ हम महिला उत्पीड़न के अंदर रेप में नंबर 1 है, फिर मुड़ के बोलते हैं किसी को ये तो मर्दों का प्रदेश है। तो अनेकों मुद्दे हैं। आपने अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि सरकार हिल गई, कभी भी गिर सकती है, ताश के पत्तों की तरह खड़ी हुई है, और उसको बचाने के लिए आप ये यकीन करना चाहते हो कि सबके पास कोई ना कोई रेवड़ी हो, सबके पास कुछ ना कुछ हो। इतने डिपार्टमेंट है नहीं आपके पास, तो अब आपने अपने विधायकों को कह दिया कि साहब पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, नाम बताओ, उसको व्यक्ति को लगा देंगे, आप अपना राज वहां पे खुद चलाइए। किस किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, किस तरह के जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है राजस्थान के अंदर। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें तो इस सरकार को 3.5 साल करीब हो गया है, और ये भी कहा जाता है कि 2 साल तक कोविड में निकल गया तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जनता में नाराजगी नहीं है इसके कामकाज को लेके। इनके लिए एंटी इनकम्बेंसी तो इनकी पार्टी के अंदर है। आप जनता की बात छोड़िए, इनकी पार्टी भी की नहीं, इनकी सरकार के अंदर है। अनेकों मंत्रियों ने इनके खिलाफ बयान दिए हैं, अनेकों विधायकों ने इनके खिलाफ बोले, विधानसभा में बोले में रिकॉर्ड पर है। ये जो इनके अंदर की जो खींचतान चल रही है, ये इनकी इंटरनल राजनीति है। लेकिन जब उस इंटरनल राजनीति से हमारे आपके राजस्थान के ऊपर जब असर पड़ता है तो हमें कष्ट होता है। देश की इनकी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है पूरे देश से। इन्हें पूरे देश के अंदर राजनीति करने के लिए पैसे निकालने हैं। ये पैसे बटोरने के लिए है क्या राजस्थान? चिंतन शिविर करते हैं, चिंतन शिविर के बाद में इनके 2 वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ देते हैं। एक अंश भी उनका जो अनुभव है वो राजस्थान के हित में नहीं लगाया है। हाँ, व्यक्तिगत हित में जरूर। गहलोत साहब ने सफाया कर दिया अपने, न केवल जो विपक्ष थी उनकी पार्टी के अंदर, बल्कि कांग्रेस का भी सफाया कर दिया। और शायद इसीलिए कर दिया कि मैं नहीं आऊं तो कोई भी नहीं आए। लेकिन उसमें राजस्थान का नुकसान नहीं होना चाहिए। पीने का पानी हुआ, केंद्र सरकार से पैसे आ रहे हैं, आप उसको भी नहीं लगा पा रहे। आपके 1-1 साल टेंडर रहते हैं, उसके बाद रद्द कर देते हैं। किसका इंटरेस्ट देख रहे हैं आप? पिछली भाजपा सरकार नदी से नदी जोड़ने का काम शुरू करके गई थी, आपने 3.5 साल में क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया केंद्र सरकार के साथ मिलकर? करौली, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कहते हैं ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो कुछ भी बवाल हुआ है, इन सब को लेकर के ये सरकार के मंत्री, सरकार के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। महिला सुरक्षा, हर 2 घंटे के अंदर राजस्थान में बलात्कार होना, हर 2 घंटे में एक महिला, एक बेटी के साथ बलात्कार होना, ये नॉन इशू है? ऐसी भीषण गर्मी के अंदर जब देश के घरों घरों तक नल से पीने का पानी पहुंच रहा हो और राजस्थान में मात्र 20 से 30% तक ही काम हुआ हो 3.5 साल में, तो ये नॉन इशू है? 26,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे हुए राजस्थान में जल जीवन मिशन से पीने का पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए। आपने 3.5 साल में सिर्फ 4,000 करोड़ ही खर्च करें, ये नॉन इशू है। 14th फाइनेंस कमीशन में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधे पंचायतों के पास पैसा भेजना शुरू करा, ताकि जिसको कष्ट हो रहा है वो वहां पैसा लगा सके। आपने 2018 में आकर वो बंद कर दिया। सरपंचों ने हड़ताल करी थी, ताले लगाए थे। आपके विधायक अब उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, और आपकी सरकार यही कर रही है कि लोगों को कैसे घेरा जाए, उनसे कैसे काम निकलवाया जाए, लेकिन उनके अधिकार का पैसा उनको नहीं दे रहे। ये नॉन इशू है। राजस्थान नंबर 1 महिला उत्पीड़न के अंदर, दलितों के अत्याचार के अंदर, और सबसे लास्ट पीने का पानी पिलाने के लिए। इसमें भाजपा क्या कर रही है भाई? आपका इंटेलिजेंस फेलियर है क्या? या आपने पुलिस को सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ही इस्तेमाल करा हुआ है? ये नॉन इशू है क्या? आप अपनी सत्ता चलाने के लिए लोगों की सुरक्षा को छोड़ दीजिए, आप मेरी सुरक्षा करिए भाई। कुर्सी की सुरक्षा होनी चाहिए। कौन सा विधायक क्या सोच रहा है, कौन सा विधायक किससे बात कर रहा है, कौन सा मंत्री किससे बात कर रहा है, इस पूरी खबर मेरे पास आनी चाहिए। तो पुलिस कैसे बचाएगी जनता को? जो एसएचओ है उस जगह का, करौली का, उसने एफआईआर के अंदर यह लिखा है कि जिस समय रथ यात्रा निकल रही थी उस समय बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी। ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का बयान आता है जय श्री राम का नारा लगा, इसलिए दंगे हुए। तो आपने ये जस्टिफाई कर दिया
पूरे राजस्थान के अंदर कि जहां जय श्री राम का नारा लगे वहां पे दंगे हो सकते हैं। अब भारतवर्ष के अंदर भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जा सकता, और यह भड़काने वाला नारा हो गया क्या? मुझे याद है मेरे खुद के लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो रथ यात्रा निकली, पुलिस उसको नहीं करवाना चाहती थी, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनको मनाया, रथ यात्रा निकली और हर समाज के, हर धर्म के लोगों ने उस रथ यात्रा का स्वागत करा। लेकिन यह असली रूप है राजस्थान का, उस रूप को बिगाड़ने का काम जो सत्ता में है वो कर रहे हैं। सत्ता की बात हुई, हम और बाकी इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, बीजेपी जब केंद्र में विपक्ष में थी तब हम देखते थे कि महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के खूब सड़क पर आंदोलन होते थे। राजस्थान में ये मुद्दे ज़रूर हैं, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा कि बीजेपी यहाँ पर इसको लेकर सरकार पर उस तरीके से हमला कर पाई हो, इसे एक बड़ा मुद्दा बना पाई हो। दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई पिछले 2-2.5 साल के अंदर। एक ऐसी घटना जो 100 वर्ष तक नहीं हुई थी, कोविड, कोरोना। ऐसी परिस्थिति के अंदर सप्लाई चेन खत्म हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने काम करना, बड़ी छोटी सब फैक्ट्रियों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने ये इंश्योर करा, भारत की लीडरशिप ने इंश्योर करा कि सप्लाई चेन चलती रहे। ऐसे समय में यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हो गया जो अभी भी चल रहा है, और इसमें भी तेल की कीमतें, मैं आपके व्यूअर्स के लिए खासतौर से बता दूं कि ये बार बार जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना कि जो वैट, केंद्र अगर कीमत बढ़ेगा तो वैट अपने आप बढ़ जाएगा राजस्थान में, और केंद्र कीमत करेगा, कम करेगा तो वैट अपने आप कम हो जाएगा। ये तो एक ही पहलू है, जादू यहां नहीं चल रहा, माफ करिए। और राजस्थान के लिए चलाइए ना जादू, खुद के लिए चला रहे हैं। तो दो तरह के वैट हैं, एक ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, दूसरा जो राजस्थान लगा रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी इन चीज़ों को मुद्दा क्यों नहीं बनाती? ये हम मुद्दा बना रहे हैं। आप बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते, अस्पताल सुरक्षित नहीं है, पुलिस स्टेशन सुरक्षित नहीं है, तो आपसे कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद करी जा सकती है यहां पर? और इनकी जो लीडर हैं, जो यूपी में हर जगह घूमती हुई कि मैं महिला हूं, लड़की हूं, लड़ूंगी, राजस्थान के लिए एक शब्द नहीं बोलती। केस दर्ज करे गए, लाठीचार्ज हुआ हर तरह से। अब जहां भीड़ इकट्ठी करनी शुरू करते हैं वहां आप केस दर्ज कर देते हो। तो उस पूरे 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासन रखते हुए और जो काम करा वो ऑनलाइन करा। पिछले 1.5 साल के अंदर कितने इम्तिहान रद्द हुए हैं, रीट का पेपर। मतलब इससे और भद्दी चीज क्या हो सकती थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। रीट की भर्ती हो रही है लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी भर्ती नहीं ली। एक राजीव गांधी फाउंडेशन को जिम्मेदारी दे दी, एनजीओ को, और फिर पुलिस जो लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए, एक अपने खुद के पेपर की सुरक्षा नहीं कर पाई। तो ऐसे सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? राजस्थान को इन्होंने पीछे धकेल दिया है, हर तरह से, हर लिहाज से पीछे धकेल दिया है। बात करते हैं हम बीजेपी की, कि हम बीजेपी में भी यहाँ जब देखते हैं तो हमें ग्रुप्स नज़र आते हैं। आपके बड़े नेता आते हैं आकर के और एकजुटता का संदेश भी देके जाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आपके कुछ बड़े नेता हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो तो मानते हुए नज़र नहीं आते। उनको तो अपने बड़े नेता को बड़ा दिखाना ही है। जो आपने कहा कि कार्यकर्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कार्यकर्ता नहीं है, वो चंद 2-4 लोग हैं जो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। कार्यकर्ता हमेशा पार्टी को ही आगे बढ़ाता है, और उसकी वफादारी पार्टी और देश, सबसे पहले देश। हमारी भाजपा की फिलॉसफी इससे सरल नहीं हो सकती। तो आप सरकार में भी थे, पहले सरकार का हिस्सा थे, मंत्री थे, और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मतलब अब सत्ता और संगठन के बीच में आप सेतु का काम कर रहे हैं। तो एक सवाल बनता है कि राजस्थान के अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का फेस, मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? ये व्यक्ति विशेष की राजनीति वहां तक ठीक है जब आप एक सिस्टम को अच्छी तरह चला सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई राजनीति पूरी देश को दिखा दी है। अब देश पीछे नहीं मुड़ना चाहता। अब वो चाहता है कि, पूरा देश चाहता है कि वही राजनीति हमें भी चाहिए, हर राज्य में चाहिए। और इसीलिए 18 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर जगह की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। समय, स्थिति और स्थान देखकर जब एक खेल की भी टीम अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है
तो ये तो देश को आगे बढ़ाने की बात है, बहुत बड़ा देश है, उसके लिए स्ट्रैटेजी होती है। और इसलिए जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करेगी राजस्थान के लिए, वो राजस्थान के हित में होगा, वो देश के हित में होगा। वो निर्णय अभी हुआ नहीं है, तो हम इंतजार करेंगे उस निर्णय का। लेकिन उसी के कंपैरिजन में आप देखिएगा कि जो कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई चल रही है, वो आज चेहरे की लड़ाई चल रही है। और यही एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पंजाब में यही हुआ, चेहरे की लड़ाई हुई, जनता को पीछे छोड़ दिया गया। और अब राजस्थान में भी यही हो रहा है। पंजाब की बात आई है तो पंजाब पे एक चीज़ और आती है कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई। राजस्थान में भी हम देख रहे हैं कि जहाँ सीधा बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई रहती थी, वहाँ तीसरी और चौथी ताकतें भी आ रही हैं। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पहले से थी ही, आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है, ओवैसी अपनी पार्टी को लेकर के आ रहे हैं। तो जो तीसरी चौथी पांचवी पार्टियों का यहाँ एक उदय हो रहा है, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी उसको किस तरीके से देखती है? देखिए, हमारे लोकतंत्र के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो लोकतंत्र के अंदर चलने में जितनी जो पार्टी आई उसका स्वागत है। पार्टी से चिंता नहीं है, चिंता इस बात की है कि वो मुद्दे क्या रखते हैं। और वहाँ पर एक चिंता का विषय ये उठता है कि रीजनलिज्म इस देश के लिए हानिकारक हो सकता है, एक्टिविज्म इस देश के लिए हानिकारक हो सकता है। आप लोगों को भड़काकर, जिस तरह से पहले कांग्रेस वोट बैंक बनाती थी, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जो दूसरी पार्टीज आ रही हैं, छोटी हो बड़ी हो, जैसी कहीं सफलता मिली हो नहीं, पार्टियों का स्वागत है, लेकिन मुद्दे ऐसे हों जो राष्ट्र हित के मुद्दे हों, जो जनता के हित के मुद्दे हों। जो पार्टी कुछ पनप रही हैं, चिंता वहां होती है कि उनको मदद कौन कर रहा है, उनका असली जो लक्ष्य है वो क्या है। खास मुलाकात में आने के लिए राठौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।